आज बात करनी है भैया हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को जब हम देखते हैं, ये आपका सेक्शन 96 से 106 तक आपका जाता है। अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मीन्स यानी कि ऐसा अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वयं की रक्षा के लिए, प्राइवेट से मतलब ये है कि प्राइवेट बॉडी की बात की हुई है। ये प्राइवेट बॉडी यानी कि या तो उसकी स्वयं की हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की उसमें हम बात करते हैं, संपत्ति की, वो उसकी स्वयं की हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। उसकी डिफेंस की हम बात करते हैं जब उसकी खुद की जान यानी कि खुद की या तो बॉडी खतरे में है, या उसकी संपत्ति खतरे में है, या उसके किसी साथी का जो शरीर है, बॉडी है, वो खतरे में है, या उसकी संपत्ति खतरे में है। तब उसकी रक्षा के लिए जो कोई कार्य किया गया है और वो कोई ऑफेंस किया गया है, तो इस तरीके का जो एक्ट है वो ऑफेंस अपने आप में नहीं है। जो 96 से हम इसे शुरू करते हैं, 96 सीधा सीधा कह देता है नथिंग डन इन प्राइवेट डिफेंस, यानी कि प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई चीज की गई है, कोई एक्ट किया गया है, नथिंग इज एन ऑफेंस। वो सारी चीजें ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग करते हुए कोई अगर कार्य किया गया है, तो उस स्थिति में वो भैया अब सेक्शन 96 के परिव्यू में वो अपराध नहीं है। अब अगर 96 के बाद इसको आप आगे लेकर के चले जाइए कि जो आपका व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का जो अधिकार है, आपका जो प्राइवेट डिफेंस की आपकी बात करते हैं, वो किस सीमा तक चला जाता है, किस सीमा तक, यानी कि किस किस चीज को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सीमाएं जो तय की हुई है उसकी आपको सेक्शन 99 देखेंगे कि जो 99 की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं को हम दृष्टिगत रखते हुए, उनको मध्यगत रखते हुए सीधे सीधे से जो पहली और दो चीजें हम देते हैं। पहली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है सेक्शन 99 के उन शर्तों का पालन करते हुए कि वो अपनी शरीर की यानी कि हिज ओन बॉडी और किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस ऑफ अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ऐसा कोई अपराध जो उसकी खुद के शरीर के अगेंस्ट किया जा रहा हो या उसके साथी के शरीर के साथ किया जा रहा हो, उसके अगेंस्ट किया जा रहा हो, तो उससे प्रतिरक्षा का अधिकार वो देता है। दूसरी जो बात इसमें करते हैं सेकेंडली द प्रॉपर्टी। अब जो संपत्ति की बात है, तो संपत्ति किसी भी नेचर की हो सकती है, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ, खुद की है या किसी अन्य व्यक्ति है, और ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट, यानी कि उस एक्ट के अगेंस्ट विच इज एन ऑफेंस, जो किया जाएगा उनके खिलाफ, फॉलिंग अंडर द डेफिनेशन ऑफ, चार चीजें यहाँ भी ध्यान रखनी है आपको, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। पहली बात, इनके ये या तो चोरी की जा रही है, या रॉबरी की जा रही है, या कोई मिसचीफ है, या कोई क्रिमिनल ट्रेसपास है। आपके घर में ही कोई घुस रहा है तो भैया सीधी सी बात है, आप उसे रोकेंगे, आपको अधिकार है कि आपके घर में कोई ना घुसे, उसको रोकने का राइट आपको वहां दिया हुआ है। या इस तरीके का प्रयास किया गया है, चोरी का प्रयास किया जा रहा है आपके घर में घुसने के लिए, रॉबरी का प्रयास किया गया, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, वहां तक जो है आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है बॉडी और प्रॉपर्टी का, वो एक्सटेंड कर जाता है 99 की कंडीशन को फॉलो करते हुए। यानी कि इन दो संबंधों में आपको ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अब जब 98 में आप देखते हैं भाई, पहली स्थिति तो ये कह दी इन्होंने कि आपके अगर शरीर की बात करते हैं, बॉडी के अगेंस्ट भी अवेलेबल है और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी के लिए भी अवेलेबल है, और दूसरा उस व्यक्ति के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। सपोज कीजिए जब 98 आप पीछे देख के आए थे 84 में उस व्यक्ति को इम्यूनिटी दी हुई है जो किसी भी इंसेनिटी के कारण, चाहे वो उसकी लीगल हो सकती है, मेडिकल हो सकती है, अनसाउंडनेस किसी भी कारण हो सकती है, उस वजह से वो समझने सोचने समझने में कैपेबल नहीं है, उसको तो इम्यूनिटी प्रदान की गई। अब सपोज कीजिए पागल आदमी अगर किसी के पीछे डंडा लेकर के दौड़ने लगे, तो जिसके पीछे डंडा लेकर के दौड़ रहा है उस व्यक्ति को भी भैया सेल्फ डिफेंस का वही राइट होगा सेक्शन 98 में। 98 कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की आप बात करते हैं उस व्यक्ति के कृत्य के विरुद्ध है जो व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत है। अब व्हेन एन एक्ट व्हिच वुड अदरवाइज बी ए सर्टेन ऑफेंस, यानी कि कोई भी कार्य है जो निश्चित ही अन्यथा स्थिति में जो है अपराध होगा, इज नॉट दैट ऑफेंस, फिर उस स्थिति में वो अपराध है बाई रीजन ऑफ यूथ, क्योंकि अब वो कहने यानी कि अब वो निश्चित ही वो अपराध है भाई अब, लेकिन अपराध नहीं है, क्यों?
क्योंकि ये उस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो भाई साहब यूथ और वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अब उसे क्या ना अकल ही नहीं आई है, मैच्योरिटी ही नहीं आई है। जो मैच्योरिटी की एज है, मान लीजिए सपोज कीजिए 12 वर्ष से कम की उम्र के व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड 84 की बात करते हैं, इंटॉक्सिकेशन ऑफ द पर्सन 85 और 86 की बात करते हैं, और बाय रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, या किसी मिसकंसेप्शन की वजह से आपके आगे आपके प्रति उसका रवैया गलत हो जा रहा है, तब उसके द्वारा किया गया अपराध तो कोई कार्य अपराध नहीं है, ये तो पक्की बात है। अगर लेकिन निश्चित रूप से वो अपराध होता अगर किसी अन्य परिस्थितियों में किया जा रहा होता, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध भी आपको इसी तरीके से वो राइट अवेलेबल है जिस तरीके से हम 96 में लेकर के आए। एवरी पर्सन हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट व्हिच ही वुड हैव इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। अगर वो उसके द्वारा किया जाता तो वो अपराध होता। इसको देख लेते हैं, चैड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस, पागलपन से भी पीड़ित था और ए को मारने का प्रयास करता है। ठीक है, चैड इज द गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, भैया सीधी सी बात है, चैड तो कोई अपराध बनता नहीं क्योंकि तो वो तो पागल है। लेकिन ए के पास जो है प्राइवेट डिफेंस का सेम राइट अवेलेबल है, बट ही हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। अगर वो जेड सेन होता, मतलब ठीक ठाक स्थिति में होता, क्योंकि तब भी अवेलेबल था उसे, तो इसी तरीके से अगर वो सेन नहीं है, पागल भी है, मार रहा है, तो भी उसको एज इट इज वो राइट अवेलेबल है। भी दूसरा इलस्ट्रेशन और देख लीजिए भैया, ए एंटर्स बाय नाइट ए हाउस व्हिच ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू एंटर। सीधी सी बात है, अपने घर में आप घुसे, और क्यों? क्योंकि आप उस घर में घुसने के लिए एंटाइटल थे। चैड इन गुड फेथ टेकिंग ए फॉर हाउस ब्रेकर। अब भैया जेड को लगता है, उसमें जेड को क्या लगता है गुड फेथ में, ऐसे जैसे ए जो है हाउस ब्रेकर है और ए के ऊपर हमला कर देता है। हियर जेड बाय अटैकिंग ए अंडर द मिसकंसेप्शन, जो जेड के द्वारा हमला किया गया है वो तो भैया मिसकंसेप्शन के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि जेड को ऐसा लग रहा है ये कोई ट्रेसपासर है, चोर है और घर में घुस रहा है। क्योंकि भैया सर्दी का समय था, कैप सिर पे भी पहना हुआ था और उमंग की कैप पहना हुआ था, मफलर वफलर सब लपेट लपाट के एकदम फिट होके जा रहे थे। ए भाई साहब, अब जेड ने भ्रम पैदा हुआ, लेके डंडा पिटाई चालू कर दी। अब क्योंकि जेड के द्वारा तो कोई अपराध है नहीं, क्योंकि मिसकंसेप्शन में दिया भाई घर में घुस रहा पता नहीं कौन है, कमिट नो ऑफेंस। लेकिन जो ए भाई साहब है इनके पास राइट है वो पूरा का पूरा, ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड व्हिच ही वुड हैव इफ जेड वर नॉट अंडर एक्टिंग अंडर दैट मिसकंसेप्शन। अगर जेड मिसकंसेप्शन में वो काम नहीं भी कर रहा होता, जानबूझ करके भी कर रहा होता, तो भी ए के पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अब दूसरी चीज आती है कि भैया वो कौन कौन सी शर्तें हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है जो हमारी 99 में दी है, जिनको पूरा करना अति आवश्यक है। यानी कि किसी भी अपराध को, किसी भी एक्ट को जब एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस में लाने की आप बात करते हैं तो उसको तोला जाएगा, और तोलने के लिए भी जो सेक्शन 99 की जो कंडीशन है वो देखी जाती है कि उनमें बताया गया कि भाई प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको किस किस स्थिति में अवेलेबल नहीं होता है। ये पहली चीज कहती है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट, यानी कि प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है उन एक्ट के प्रति, उन कार्यों के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होता है। कब? विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस एक्ट, यानी कि जो रीजनेबली तार्किक रूप से मृत्यु की प्रत्याशा न देते हो, या किसी जो ना घोर उपाधि की जो ना संभावना ना हो, और तब अगर किया जा रहा है तब उस स्थिति में कह देते हैं राइट ऑफ डिफेंस इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस एक्ट। और दूसरा ही कहता है इफ डन और अटेम्प्ट टू बी डन, और या किसके द्वारा किया जा रहा है? पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, बाई पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग गुड फेथ, और गुड फेथ में किया रहा है अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस, उसके द्वारा किया जा रहा है, वो भी तब तक जब तक कि उसे भैया ना मालूम हो, दो द एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। दूसरी जो चीज कह देती है, कह देते हैं देयर इज नो right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death of grievous act if done or attempted to be done by the direction of public servant acting good faith
अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस दो द डायरेक्शन मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। अगर किसी भी स्थिति में मान लीजिए सीधा सीधा से एक है कि अगर किसी पब्लिक ऑफिसर के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, उसके ऑफिस उसके जो और जो ड्यूटीज है उनके परसुएंस में, अब ड्यूटीज के पर अब देखो इसको इस तरीके से लीजिएगा, अगर पुलिस वाले आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो भैया आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है, क्योंकि पता लगा कोई व्यक्ति आपको जबरदस्ती रस्सी में बांधेगा या पकड़ के ले जाएगा, आप उससे छूटने का प्रयास करते हैं। अब सेम चीज यहाँ पर अगर आप ये देखते हैं कि अगर पुलिस आपको पकड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुलिस के ऊपर गोली चला देंगे। अगर आपको डिटेन किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कोई काम किया जा रहा है। सपोज कीजिए मान लीजिए आपने पुलिस भी आपको गलत रूप से पकड़ करके ले गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो भी आप जो ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल हो जाएगा। बेशक हो सकता है कि जो स्ट्रिक्टली जो जस्टिफिएबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ आपके हिसाब से क्या है, आप कल्प्रिट नहीं है, सॉरी आप एक्यूज नहीं है, आपके द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस को प्रत्याशा है, उसको कोई आशंका है, जिस आशंका गुड फेथ में वो आपको पकड़ के ले जा रही है, तब उस स्थिति में भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरी चीज और ये कह देती है, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। अब मान लीजिए सब जो खुश है, खुश अगर सीधे सीधे से श्रेयांश के घर जाता और इनको क्या है, चांद से मारने की धमकी देता और नीचे से दरवाजा तोड़ना शुरू कर देता है। अब श्रेयांश को क्या करना है, श्रेयांश को सीधे सीधे से फोन उठाना है, क्योंकि बराबर में पुलिस स्टेशन है, वहां कॉल कर देनी है कि भैया इस तरीके से कोई व्यक्ति मेरा दरवाजा तोड़ रहे हैं और उनके हाथ में हथियार है, वो घर में घुसाएंगे या तो मुझे मार देंगे, इसलिए मुझे बचाने के लिए आप आए। पहली स्थिति ये बनती है। लेकिन श्रेयांश ने क्या किया, जैसे देखा अच्छा कुछ दरवाजा तोड़ रहा है, अंदर गए और ला करके भैया गोली मार दी ऊपर से, छज्जे में से। तो उस स्थिति में क्या भैया, श्रेयांश को जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है उसका लाभ नहीं मिलेगा। श्रेयांश से अगर ये बात कहे कि नहीं अगर मैं गोली नहीं मारता तो जो खुश है वो घर में दरवाजा तोड़ता और अंदर घुसता और घुसने के बाद मेरे ऊपर वाले कमरे में आता और मुझे गोली मार देता। इतना समय काफी होता है जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको रिकोर्स करने के लिए। छोटा सा काम करना था कि भैया सीधे सीधे से आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए और बराबर में पुलिस स्टेशन है। यानी कि अगर आपके पास इतना समय है कि आप जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनको रिकोर्स कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ना सीधे सीधे से एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की हम बात करते हैं, मृत्यु की प्रत्याशा है भी सीधे सीधे से मार देगा, तो जब वो देखते हैं। अब इसके बाद एक्सटेंट देख लीजिए कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की आप बात करते हैं वो किस एक्सटेंट तक चला जाता है। पहली तो स्थिति ये है कि भैया द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस extend to the inflicting of more harm than it is necessary inflicting for the purpose of defense। यानी कि किसी भी स्थिति में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो आपको इस बात का अधिकार नहीं देता है कि आप उस सीमा से ज्यादा चोट पहुंचा दे किसी व्यक्ति को जो आपको बचने के लिए जरूरी नहीं है। मान लीजिए अगर सीधी सी बात है, पता लगा श्रेयांश के हाथ में डंडा है और डंडे से कोई व्यक्ति, तो श्रेयांश डंडे से सीधे सीधे से कुश को मारने के लिए आ रहे हैं, तो कुश के लिए इतना ही काफी है कि वो डंडे से या उस डंडे को बचाने के लिए कोई उसको चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए डंडा भी नहीं है, वो लात घूंसे से कुश के ऊपर अगर वार कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है, डंडे से वार कर सकती है बस सीधा सीधा सा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीधे पिस्टल से गोली चला देंगे, केवल और केवल ये। अच्छा देखो ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस से साबित होता है कि भैया जो परिस्थितियां जो थी उस समय की वो किस तरीके थी और किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया वो किस नेचर का था, उसी से वो तय किया जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, यहाँ पे केवल उसको इतनी चोट पहुंचानी है, इतना नुकसान पहुंचाना है जितना आपको बचने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा आप नहीं पहुंचेंगे। मान लीजिए अगर कुछ को मारने के लिए श्रेयांश गए और श्रेयांश ने जैसे हमला किया, कुछ ने किया हुआ उस हमले से बचने के लिए कुछ ने एक बार मुक्के से किया और वो उनके सीधा गर्दन पे लगा और वो जो ना फेंट होके गिर गए। अब यहाँ पे इतना ही काफी है। इसके बाद कुछ क्या करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं उनके सीने पर बैठ करके और लगातार उनके मुक्के लगाने शुरू कर देते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तब यहाँ पर ये जो इसके बाद उसके फर्दरेंस में जो आगे काम किया गया है ये भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा इंटेंशनली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अगर ज्यादा नुकसान पहुंचता है और मर भी जाते हैं, क्योंकि घूंसे मारने से उसकी मृत्यु हो नहीं सकती आसानी से, लेकिन अगर वो चाकू से प्रहार कर देते हैं तो फिर वो भैया वॉलंटियर कॉजिंग मर्डर की स्थिति में पहुंच जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 की हम बात कर लेते हैं।
अब हम पीछे कह के आए थे क्या, ये कह रहा है कि भैया किसी भी स्थिति में जो ना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस काम के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट नहीं मिलेगा, जो क्या है गुड फेथ में अपने कलर ऑफ हिज ऑफिस में उसके जस्टिफिएबल बाई लॉ, चाहे बेशक हो या ना हो, उसके ऑफिशियल ड्यूटी के डिस्चार्ज में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन 1 और 2 की हम बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति को उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। कब कब की स्थिति है कि अगर उसे ये मालूम है कि भैया एक व्यक्ति उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, जब तक कि उसे ये ना मालूम है कि सामने वाला पुलिस वाला है, अगर उसे मालूम है कि ये सामने पुलिस है और उसे पकड़ने के लिए आ रही है, तब तक तो उसे भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। अगर पुलिस वाले सिविल यूनिफॉर्म में रात को 12 बजे इनके घर में घुस जाते हैं दरवाजा तोड़ करके पकड़ने के लिए, तो भैया उन्हें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस स्थिति में अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि भैया सीधा सा है, उन्हें भैया अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। अन्यथा की तो स्थिति में ये है कि भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। तो एक्सप्लेनेशन 1 देख लेते हैं। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एज सच, यानी कि जो किसके द्वारा या तो किया गया है, उसको करने का प्रयास किया गया किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। कब तक? एज सच अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव, ये दोनों चीजें भी ध्यान रखिएगा। जब तक उस व्यक्ति को ये जानकारी ना हो या विश्वास उसके पास इस बात पे विश्वास करने का कारण ना हो कि क्या जो व्यक्ति काम कर रहा है द पर्सन डूइंग द एक्ट इज ए पब्लिक सर्वेंट, अगर वो सामने वाला जो उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, पकड़ के ले जा रहा है, वो अगर पब्लिक सर्वेंट है, तब तो उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर उसे इस बात की जानकारी नहीं है और उसके पास कोई विश्वास करने का ऐसा कारण भी नहीं है जिससे उसे विश्वास होता कि सामने वाला व्यक्ति पुलिस है या कोई पब्लिक सर्वेंट है, तो अब उसे भैया क्या है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा, जो एक पहला एक्सप्लेनेशन कहता है। इसी तरीके से दूसरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन। पहली स्थिति में पब्लिक सर्वेंट भाई साहब खुद ही पकड़ रहे थे, यहाँ पे डायरेक्शन है पब्लिक सर्वेंट की, इसके द्वारा बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, उन्हें किसी को अधिकार दिया है कि भैया जाके तुम पकड़ लाओ। Unless he knows or has reason to believe that person doing the act is acting by such direction, यानी कि जो व्यक्ति पकड़ने के लिए आ रहा है वो जब तक इस बात की जानकारी नहीं है किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा उसको डायरेक्टेड किया गया है तब वो पकड़ने के लिए आया है। अगर इस बात की जानकारी नहीं है तब unless such person state that authority under which he acts or he has authority in writing unless he produce such authority if demanded, जब तक ये सारी चीजें उसको वही क्लियर कट ना हो जाती हो तब तक की स्थिति में उसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा। अब 100 जो है भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक चला जाता है। पहली स्थिति तो ये थी कि हम पीछे देख करके आए भैया, जब देखें कि किसी भी स्थिति में जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किसी व्यक्ति को इतना दिया जाएगा, इतना आप छूट पहुंचाएंगे जितनी आपको बचाव के लिए जरूरी है। लेकिन 100 आपको ये बता देता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी किन स्थितियों में उस किसी व्यक्ति को मारने तक चला जाएगा। अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट, असाइलेंट यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा आक्रमण किया गया है उस व्यक्ति को या तो आप जो ना स्वेच्छा से उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई भी हानि उसे पहुंचा सकते हैं। कब? इफ द ऑफेंस, यानी कि आगे वाली जो कैटेगरी में अगर इस तरीके की नेचर का ऑफेंस सामने वाला जो असाइलेंट है उसके द्वारा किया जा रहा है तब की स्थिति में आप भैया मृत्यु कारित कर सकते हैं। इफ द ऑफेंस which occasions the exercise of the right be in any of the description hereinafter enumerated, namely, ये भैया देख लीजिए 7 कंडीशन ऐसी दी हुई है, इन 7 में से कोई भी किसी भी परव्यू में किसी भी कंडीशन में अगर कोई काम किया जाता है तो उसके अगेंस्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अवेलेबल है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक या कोई भी इस तरीके के जो ना उसे जो ना चोट पहुंचाने का किसी भी स्तर की जिससे कि आप बच सकते हो। पहली क्या कहती है? सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। अगर मान लीजिए कुछ मेरे ऊपर हमला करने के लिए आया और मुझे बिल्कुल इस बात की एप्रीहेंशन होगी क्योंकि पिस्तौल थी भैया इनके हाथ में, उसे लेकर के आ रहे थे और तुरंत जैसे इन्होंने मेरे ऊपर तानी मुझे दे किया, अगर मैंने अपनी निकाल के नहीं चलाई तो ये भैया गोली चला देंगे।
या ये सही है, सीधे सीधे से भैया क्या गंडासे से जो मेरे ऊपर वार करने वाले थे आए, इन्होंने मेरे ऊपर सीधे सीधे से एक मुझे की मारी, लात मारी और मैं गिर गया और तुरंत मेरे ऊपर गंडासे लेकर के कूदे। मुझे दिख गया कि अगर भैया बराबर में जो सीधा सीधा सा क्या है चाकू पड़ा हुआ था भाई एक, अगर मैंने उठा के नहीं मारा तो ये मेरी मृत्यु आज निश्चित है। तो पहली कैटेगरी तो ये कहती है सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली, तो ये तर्कपूर्ण होनी चाहिए, कॉज द एप्रीहेंशन, इस बात की आपको एप्रीहेंशन संभावना हो जाए दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, यानी कि जो हमला मेरे पर हुआ है उस हमले का परिणाम निश्चित रूप से मेरी मृत्यु है अगर मैं भैया सामने वाले को नहीं मारता हूं तो। दूसरी देख लीजिए, सेकंड सच एन असॉल्ट एज बी रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट क्या, और जो ग्रीवियस हर्ट भी इस नेचर की भी है, सीधी सी बात है, चाकू अगर इन्होंने मारा है अगर पेट में लंबा वाला पूरा 12 इंची का, तो भैया अब नहीं मरूंगा तो 2 दिन 3 दिन बाद मर जाऊंगा। cause the apprehension of grievous hurt will otherwise be the consequence of such assault, यानी कि अगर वो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने वाला है और सीधे सीधे से उस असॉल्ट का परिणाम यही होगा कि पेट में चाकू मार देगा बड़ा वाला वो भी, या जो गंडासे से वार कर रहे थे वो सीधा सिर पे मारने वाला है। भैया मरे या ना मरे ग्रीवियस हर्ट तो हो ही जाएगी, तब उस स्थिति में क्या सामने वाले की मृत्यु कारित करने तक वो अधिकार पहुंच जाता है। तीसरी स्थिति एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, सीधा सा भाई जो असॉल्ट है वो इस इंटेंशन के द्वारा किया जा रहा है, इस इंटेंशन के साथ किया जा रहा है क्या कि भैया रेप कमिट करेगा, चौथा जो है। और फिर भैया पांचवा ये देख लेते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन, यानी कि या तो किडनैप करने के लिए या एब्डक्शन के लिए अगर क्या है किसी व्यक्ति को एब्डक्ट किया जा रहा है। और फिर भैया इसके बाद जो दूसरी चीज देखते हैं, जो नेक्स्ट आप देखते हो छठा, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ wrongfully confining a person under circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authorities for his release, यानी कि अब एक व्यक्ति को क्या है एक कमरे में बंद किया और बंद करने के बाद बाहर से लगा दिया ताला, ताला लगाने के बाद अब उसे पता है, और कमरा भी कहाँ था वो जंगल में था, यानी कि अब तो सीधी सी बात है भैया उसे जो पब्लिक अथॉरिटीज है उसकी तो कोई हेल्प मिलनी नहीं है, उसके पास और कोई रास्ता था भी नहीं, तब उस स्थिति में अपने आप को रिलीज कराने के लिए सामने वाले की मृत्यु तक वो अधिकार चला जाता है। और जो सातवां है ये भैया अमेंडमेंट से आया है, an act of throwing or administered acid or an attempt to throw a administered acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act, अगर सीधा सही दिखाई दे रहा है कोई व्यक्ति क्या है ऐसा काम कर रहा है जिसके द्वारा कोई एसिड फेंका जा रहा है या एडमिनिस्टर या जो एसिड है उसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है फेंकने के लिए, या तो उस स्थिति में क्या है सामने वाले की मृत्यु कारित करने तक वो राइट चला जाएगा। अब ये तो भैया आपने 100 की परव्यू में देख ली, 101 और 102 भी हाथों हाथ निपटा देते हैं। ये कहता है कि जब 100 में आपने देखा कि कौन कौन सी परिस्थिति में जो कोई राइट है आपका मृत्यु कारित करने तक हो सकता है। 101 यह कहता है कि अगर वो ऑफेंस इन कैटेगरी में नहीं है जो 100 के जो सेक्शन 100 में दी हुई है, इन 7 में से किसी एक में नहीं है, तब उस स्थिति में क्या है जो सेक्शन 99 की जो कंडीशन है उनको फॉलो करते हुए वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, यानी कि उस व्यक्ति को मृत्यु कारित ना करते हुए किसी भी स्थिति तक की आप चोट पहुंचा सकते हो, जो 101 कहता है when such right extend to causing any harm other than death if the offense be not of any of the description enumerated in the last preceding section, अगर पीछे वाले सेक्शन में जो सेक्शन 100 में जो कैटेगरीज दी हुई है इनमें से किसी में नहीं आता है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की किसकी जो बॉडी की हम बात करते हैं, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट, फिर उस स्थिति में भैया आपके पास अधिकार नहीं है कि जो आप असाइलेंट है असाइलेंट की मृत्यु कारित करते हैं, लेकिन
फिर भी आपको इतना जरूर अधिकार दिया है कि बट डज एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 की जो रेस्ट्रिक्शन है उनको फॉलो करते हुए आप उस व्यक्ति को वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग हार्म अदर देन डेथ, मृत्यु ना होने वाली क्षति से भिन्न कोई भी क्षति आप पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि भैया जो परिस्थिति ये भी तय करती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। भाई प्राइवेट डिफेंस की ये बात है कि अगर मान लीजिए कुछ मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्या सीधे सीधे से हाथ में तलवार लेके, मुझे पता है जैसी मुझे प्रत्यंशा होगी एप्रीहेंशन होगा मारने वाला है, तो उस स्थिति में क्या है मैं तुरंत डंडा उठा के मारूंगा। डंडा उठा के जैसे ही लगा इनके सिर के पीछे, ये तुरंत फेंट होके गिर गए। अब इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये गिरे जो मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो वहीं की वहीं खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि भैया इतना ही जरूरी था जिससे कि आप अपने आप को बचा सके, उसके बाद नहीं बचता है। क्योंकि अब ये पता है कि अब ये दुबैया जब फेंट हो गया उठ के थोड़ी मारेगा, क्योंकि एप्रीहेंशन ऑफ डेथ की हम बात करते हैं या ग्रीवियसाइड की बात करते हैं वहां पे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसेस as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense, तो the offense may not have been committed। या तो जो सीधे सीधे से ऐसा ऑफेंस चाहे वो कमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी वजह से कोई या तो उसको धमकी दी गई है उसकी वजह से, या किसी भी या उसका प्रयास किया जा रहा है, इसकी वजह से क्या एप्रीहेंशन पैदा हो जाती है, संभावना पैदा हो जाती है कि भैया सामने वाला मारने वाला है, तो वहां से तो वो कमेंस होता है। और कब तक कंटिन्यू रहता है? एंड इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। जब तक वो प्रत्याशा बनी रहती है, जब वो एप्रीहेंशन बनी रहती है, संभावना बनी रहती है, केवल तब तक ही वो बना रहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जैसे ही वो संभावना खत्म होती है, डंडा लगते ही जैसे ही श्रेयांश नीचे गिरे थे, तुरंत उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखते हैं 100 तक तो 2 तक तो हम देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी की हम बात कर रहे थे। 103 से देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें क्या है, आप क्या है प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को कहा है डेथ कारित कर सकते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99। ये बात हमेशा ध्यान रखना भैया कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस केवल और केवल अवेलेबल है जो सेक्शन 99 के कंडीशन है उनको फॉलो करते हुए। अब देखो 100 में आपने देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, और 103 में आप देख रहे हैं व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो देख लीजिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक चला जाता है अगर संपत्ति की रक्षा के लिए 99 की कंडीशन को पूरा करते हुए, और एनी अदर हार्म टू द रॉन्गडूअर, जो रॉन्गडूअर है उसको कोई और दूसरी क्षति भी पहुंचा सकते हैं, इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच, यानी कि जो किया गया है या जिसे करने का प्रयास किया गया है, occasions the exercise the right be an offense if any description hereinafter enumerated। ये 4 कंडीशन है, इन 4 कंडीशन में अगर किसी भी कैटेगरी में वो एक्ट आता है असाइलेंट का, तब उस स्थिति में क्या है जो विक्टिम है, विक्टिम को ये राइट है कि वो भैया उसकी मृत्यु कारित कर सकता है। पहली स्थिति क्या है, अगर रॉबरी की जा रही है, रॉबरी इन द सेंस लूटा जा रहा है, रॉबरी की स्थिति कब होगी, जब रॉबरी की स्थिति तब तक होती है जब उसे जो ना तुरंत मृत्यु की प्रत्याशा हो, भैया पिस्तौल लिए खड़ा हुआ क्या है, उसके हाथ में 50 करोड़ रुपए वो लूटे जा रहे हैं। सेकेंडली हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात में कोई व्यक्ति घर में घुस रहा है तब उसकी हम बात कर रहे हैं। Thirdly, mischief by fire committing on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as human dwelling or as a place for the custody of property। सामने वाला पता है कि भैया उसके एक हाथ में तो क्या पेट्रोल की 4-5 बोतल है और दूसरे हाथ में क्या है मशाल है, उठा के सीधे से भैया पहले बोतल फेंकने वाला है और तुरंत मशाल फेंकने वाला ही है, अगर नहीं गोली मारोगे तो दूर से गोली। तो इस स्थिति में क्या है भैया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। चौथी क्या है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन दैट death or grievous hurt will be the consequence if such right of private defense is not exercised। यानी कि चोरी की गई है या कोई मिसचीफ है या कोई हाउस ट्रेसपास हुआ और वहां परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर भैया आपने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं किया तो उस स्थिति में सामने वाला या तो आपकी मृत्यु कारित कर देगा या आपको क्या ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देगा।
और वो भी क्या है, पता लगा जैसे रात में घर में चोर घुसे, और चोर घुसने के बाद वो चोरी कर रहे हैं, चोरी करते हुए तुरंत आपकी आंख खुल गई, जैसे उठे उसके हाथ में पिस्तौल थी। अगर पता है अगर आपने उठा के डंडा उसके सर में नहीं मारा तो वो भैया आपको मार देगा उठते ही। तो उन कंडीशन की आप बात करते हैं। 104 देख लीजिए, कब शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा। when the such right extend to causing any harm other than death। अब तो कोई यानी कि मृत्यु से भिन्न जो ना आप जो है कोई भी नुकसान उसे पहुंचा सकते हैं, जो ये देखते हैं 104 में। इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग कमिटिंग विच ओकेजन द एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्या है, या तो थेफ्ट है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रांसपास है, नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, इनमें से कोई नहीं है जो हम पीछे देख करके आए थे जो लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में है। तब उस स्थिति में फिर दोबारा आप भैया सेक्शन 99 की जो कंडीशन है उनको फॉलो करते हुए मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति उस व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है, कुछ भैया पढ़ देना क्या लिखा हुआ है। The right of private defense of property commences when a reasonable apprehension of danger to the property commences. The right of private defense of property against theft continues till the offender has effected his retreat within the property or either the assistance of the public authorities is obtained or the तो भैया property has पहली been स्थिति इन्होंने कह दिया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी भैया की जो ना उसी स्थिति बना रहता है जब तक मृत्यु की संभावना एंड अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। वो क्या नाम सीधे सीधे सब भैया आग की को जो क्या है फेंकने वाला है मशाल। दूसरी स्थिति में अगर वो चोरी है, पता लगा कि मान लीजिए कुछ है, कुछ भाई साहब मेरे यहाँ आए और मेरे यहाँ से उन्होंने सामान चुरा लिया, तो जैसे ही सामान चुराते हैं तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तुरंत शुरू हो जाता है। और अगर तुरंत मैंने जब वो चुरा रहे हैं तो चुराने के बाद क्या मैं जागा और मैंने उठ करके तुरंत एक किक मारी और किक मारती है गिर गए और बैलेंस इनका बिगड़ गया, ये उठ के वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही इन्होंने भागना शुरू कर दिया मेरा जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं इनके पीछे जाऊंगा और इन्हें मारूंगा, तब नहीं, तब तो उस स्थिति में दोषी ठहराया जाऊंगा। जैसे ही द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज effected his retreat with the property or either the assistance of public authorities is obtained or the property has been recovered। या तो ये कि कुछ से मैंने उन्हें वापस ले ली हो तब की स्थिति है, जो क्योंकि या जैसी रिट्रीट हो जाता ये तुरंत उन्होंने भाग छुटे तो उस स्थिति में मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। या तुरंत भैया मैंने क्या सोते सोते तुरंत एक जो ना मैसेज डाला, मैसेज डालते ही भैया बराबर से भैया पुलिस स्टेशन से पुलिस आ गई और घेर लिया, छुट्टी, मेरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहीं के वहीं समाप्त आ जाएगा। अब पुलिस देखेगी। या नेक्स्ट पढ़ देना कुछ। The right of private defense of property against robbery continues as long as the offender causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint, or as long as the fear of instant death or instant hurt or of instant personal restraint continues. ये तो रॉबरी की बात है, सीधे सीधे कुछ भाई साहब मेरे ऊपर पिस्टल तान के खड़े थे और कह रहे थे सर निकालो फटाफट जितने भी पैसे हैं। मैंने कहा भैया धीरे धीरे पैसे निकाल के दे रहा था। तो तुरंत क्या, जैसे मेरा मौका लगा, मौका लगते ही क्या मैंने उठा के सीधे से वो इनके जो पिस्टल है वो ऊपर की और जो मुक्का लगा मुक्का बिल्कुल गर्दन पे मारा। देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, अगर आपको थोड़ा भी इन चीजों का ज्ञान है तो सामने वाले को आप ओवर पावर कर सकते हो। ओवर पावर यानी कि उसके ऊपर पकड़ बना सकते हो। तब उसकी उसकी अब बात होता है, जैसे ही उनको मुक्का लगा, मुक्का गर्दन पे लगा, गर्दन पे लगते ही क्या है तुरंत ये अपना कंट्रोल खो बैठे और जो है गिर गए। मैंने तुरंत वो पिस्तौल छीन ली इनसे। तब उसके बाद भैया मेरा वहीं के वहीं जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। क्या कहता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज, कब तक रहेगा, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉस्ट और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट ऑफ इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेन कंटिन्यूज। जब तक वो बना रहेगा तब तक तो राइट ऑफ डिफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको अवेलेबल रहता है। जैसे वो क्या है खत्म हो जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट ये देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यू इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। अब मान लीजिए क्या है, जो श्रेयांश भाई साहब है ये चले अपने घर से डंडे लाठी लेकर के और कुछ के घर में जो है क्या नीचे से गार्डन में कूद गए, ऊपर से कुछ ने तुरंत सुना पिस्तौल राइफल लेके खड़े हो गए, कह रहे कहाँ आ रहे हो, मिस्चीफ और सीधे सीधे सैया इनके हाथ में लाठी डंडे थे श्रेयांश के हाथ में। तो कुछ ने जैसे कहा कहाँ आ रहे हो, निकल जाओ अन्यथा गोली मार दूंगा। अब
यहां से तो भैया जब ये आ रहे हैं उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाता है। अब यहाँ पर श्रेयांश जो है और आगे बढ़ते चले जाते हैं कि पता है कि भैया आज तो मानेंगे, और तुरंत चारों तरफ उन्होंने क्या किया, पेट्रोल की बोतल फेंकनी शुरू कर दी। तो इनका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो बना रहेगा तब तक। और अगर जो है ना श्रेयांश जैसे ही इन्होंने धमकाया तुरंत उतर के वापस गार्डन से कूद करके भाग गए, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है वो वापस खत्म हो जाएगा उनका। मिसचीफ की जब हम बात करते हैं या क्रिमिनल ट्रेसपास की बात करते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट मतलब ये तो भैया दीवार तोड़ करके आ रहे थे श्रेयांश, दीवार तोड़ते हुए कुछ ने देख लिया। अब की भी स्थिति यही है, जैसे दीवार तोड़ना छोड़ करके भागते नहीं है तब तक बना रहता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच विल बी बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक वो दीवार को तोड़ते रहेंगे, उसमें क्या भैया ईंट वो सीधे सीधे से छेनी या तोड़े से दीवार में सुराख करते रहेंगे, तब तक वो कंटिन्यू बना रहेगा। जैसे ही उसने धमकाया रिवॉल्वर लेकर के अगर ये भाग जाते हैं वहां से, तो भैया राइट क्या है खत्म हो जाएगा। और अगर भैया 106 कहता है कि भैया भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया है कुछ के ऊपर, अगर कुछ को मालूम है इस मामले में एक बच्चा भी है, अगर वो गोली नहीं चलाता है तो वो मारा जाएगा, और उसने भीड़ से बचने के लिए भीड़ की तरफ गोली चलाई, गोली बच्चे को लगी, तब भैया क्या है उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। 106 जो कहता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट when there is risk of harm to innocent person। deadly assault भैया भीड़ ने इनके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया, बच्चा भी था वहीं भीड़ के पास में, कि अगर भैया गोली चलाएगा तो उसको नुकसान हो सकता है, उसकी क्या गलती है, भीड़ ही तो मर रही है। if in the exercise of the right of private defense against an assault of which reasonably cause the apprehension of death, भैया नहीं मारेंगे तो भैया भीड़ मार देगी इनको। the defender be so situated that he cannot effectually exercise that right without risk or harm to an innocent person। His right of private defense extend to running of that risk। उस रिस्क को उठाए बिना अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी यूज नहीं कर सकते। भैया गोली तो चलानी पड़ेगी, और गोली चलाने के लिए मूवमेंट इनका है नहीं, क्योंकि पता लगा उसी भीड़ ने इनको बुरी तरीके से लाठी डंडे इन सब से हमला किया हुआ है, तब की स्थिति है। A is attacked by a mob who attempted to murder him। A के ऊपर भी भीड़ के द्वारा हमला किया गया, जो भीड़ A की मृत्यु कारित करना चाहती थी। He cannot effectually exercise his right of private defense without firing on the mob। या जो A है वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकता है ठीक ठाक तरीके से जब तक कि वो भीड़ के ऊपर गोली ना चलाए। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग हिम। और उस स्थिति में भैया रिस्क ये भी बना हुआ है कि वहां पे छोटे छोटे से बच्चे थे उस भीड़ में, उनको भी नुकसान पहुंचा था, उस रिस्क को उठाए बिना वो गोली नहीं चला सकता है। who are mingled with the mob, A commits no offense if by so firing he harms any of the children। और उसके गोली चलाने से अगर किसी भी बच्चे को कोई क्षति पहुंचती है, तब उसके द्वारा कुछ वो किया गया कार्य अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब भैया यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो,